let's start the class. Okay, 61 हो गए. Okay, so let's start the class. There is a doubt that I have just received, and which is saying that cash flow are in form of cash, are in form of a series of cash receipts and payments over a life of the investment. What does it mean? It means कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की. दूसरी बात ये रही कि जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो का मतलब होता है कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो. तो कैश इनफ्लो का मतलब हुआ कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसे हम कैश आउटले या कैश आउटफ्लो कहा कहते हैं, तो कैश आउटफ्लो के अगेंस्ट क्या इनफ्लो आ रहा है, तो वो कब तक आएगा? इट विल बी देयर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट. जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि अगर मैंने एक मशीन खरीदी और मशीन मैंने खरीदी है आज 1 लाख रुपए की और इसकी लाइफ है 10 साल. तो 10 साल में जो आप पेमेंट करेंगे, एक ऑप्शन तो ये है कि 1 लाख आप डायरेक्टली एक ही बार पेमेंट कर देंगे, तो जो आपने पेमेंट किया वो सब आपने पेमेंट कर दिया टाइम जीरो पे, मतलब जब आज है, टाइम टुडे है, राइट. और अगर मैं ये कहूँ कि जो 1 लाख आपने पेमेंट किया है वो एक साथ नहीं करने की जगह पहले साल आपने किया 75,000 रुपीज, अगले साल किया 10,000, बाकी के 15,000 बचे हुए वो आपने थर्ड ईयर में किया, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होगा कि हर साल जो आप पेमेंट करेंगे उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हम उसे कंपेयर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कि उसका एक्चुअल वर्थ क्या है उस मनी का. यानी कि उस केस में हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख नहीं मानी जाएगी. क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से जो आपकी मनी की वर्थ थी, जो आपकी अगले साल थी, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपने 10,000 किया और सेकेंड ईयर के एंड में जब आपने 15,000 किया, तो वो मनी की वर्थ रिड्यूस हो चुकी थी. तो अब 1 लाख का पेमेंट एक साथ इसी साल किया जाए और 1 लाख का पेमेंट 3 सालों में अलग अलग सेगमेंट्स में किया जाए, तो मनी की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट. ये मैं ऑलरेडी कल समझा चुकी हूँ बहुत ही डिटेल में, तो मैं इसको दोबारा नहीं समझा रही हूँ. कल का लेक्चर आप रेफर कर लेंगे इसके लिए. अभी आगे चलते हो, मैं इसको आगे बताती हूँ कि अब अगर आपने 3 साल में पेमेंट की तो लाइफ तो चली रही है एसेट की. आपने जिस दिन प्रोक्योर किया लाइफ तो आपकी एसेट की उसी दिन से शुरू हो गई. अब एसेट की लाइफ जब शुरू हो चुकी है, 10 साल में से 3 साल तक आपने पेमेंट किया, आपका जो कॉस्ट थी, जो भी आपने इनकर की है, मान लेते हैं कि आपकी टोटल कॉस्ट बनी 75,000 रुपीज जो आपने इनकर की है, तो 75,000 जो आपने रिकवर किया, वो रिकवर किया आपने आने वाले 4 सालों के अंदर. 3 साल तक आपने कॉस्ट करी, कॉस्ट मतलब उसकी बेयर करी, आउटफ्लो किया. आने वाले 4 साल यानी कि 7 साल लाइफ पूरे हो चुकी है एसेट के और आपने उसका कॉस्ट रिकवर किया. बचे कितने साल? 3 साल और बचे. तो अब 3 साल में जो भी इनफ्लो आएगा वो क्या करेगा? वो इनफ्लो आपके प्रॉफिट कहलाएंगे, यानी कि सरप्लस कहलाएगा. तो आपका जो इनफ्लो था वो तो शुरू से आ रहा था और आ रहा था हर साल, मगर जो आपके पास जो कैश इनफ्लो आना शुरू होता है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, उसको हम पहले यूज करते हैं टू कवर द कॉस्ट विच वी हैव ऑलरेडी इनकर्ड फॉर द एसेट. कॉस्ट रिकवर करने के बाद, द मोमेंट इट इज कवर्ड कंप्लीटली, उसके बाद जो आपको मिलना शुरू होता है वो कहलाता है आपका प्रॉफिट या फिर सरप्लस, राइट. और इसीलिए ये कहा गया है कि जो भी आपके लाइफ होती है एसेट की, उसकी पूरी लाइफ में आपके कैश इनफ्लो और आउटफ्लोज चलते रहते हैं. आउटफ्लो इस तरह से कि आप पेमेंट एक साथ भी कर सकते हैं और पेमेंट अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं. और इनफ्लो का मतलब ये कि जो इनफ्लो है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर and go up to the last year of the last year of the life of the asset, or it may also stop in between, right, and then again restart itself. तो ये दोनों ही चीजें पॉसिबल है और ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड that the receipt and payments, that means inflow and outflow, is continued over the lifespan of the fixed asset. Okay, I hope इशिता बच्चे ये आपका डाउट क्लियर हो गया है, और किसी और को भी अगर यही सेम डाउट है तो वो भी क्लियर हो गया है. ओके, दिया का है कैश इनफ्लो में लोन भी हो सकता है क्या? कैश इनफ्लो में लोन नहीं होगा. आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, हम इन्वेस्टमेंट को फाइनेंसिंग से कंपेयर नहीं करेंगे. दिया आपने इसको थोड़ा सा मर्ज कर दिया है. मैं बताती हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. इनफ्लो मतलब पैसा आया, तो हम बात कर रहे हैं कैश इनफ्लो की इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन. तो लोन कैन बी एन ऑप्शन wherein cash inflow will happen because of the loan that we have taken. और अगर आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं
और अकाउंट ज्यादा पढ़ ली है आपने, तो ये आप जो इनफ्लो की बात कर रहे हैं ये हमारी कहलाती है कैश इनफ्लो एज पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो जरा हम अकाउंट्स को और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थोड़ा अलग करेंगे इधर, और मैं आपको बताऊंगी कि इनफ्लो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आपका जब आप फंड रेज करते हैं थ्रू लोन, इनफ्लो माना जा सकता है, राइट। मगर हम यहाँ पर इस वक्त फाइनेंसिंग डिसीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इनफ्लो का मतलब है the receipts which are taking place, the benefits which we are receiving from the asset year on year basis, वो कहलाता है उसका इनफ्लो। और आउटफ्लो होता है वो एक्सपेंडिचर जो मैंने किया टू परचेज द एसेट, राइट, to purchase the asset, to install the asset, to maintain the asset, whatever that we are doing during the lifetime of the asset is going to be counted as the outflow. I hope this is clear now, everybody. दिया बच्चे आपको भी आई होप ये क्लियर हो गया है, राइट। बाकी और भी कोई डाउट है किसी का जो इस टॉपिक से रिलेट करता है तो आप मुझे पूछिए, और अगर इस टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा है तो हम आगे चलते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। और अभी दूसरी जो हमारे सारे सवाल हैं रिगार्डिंग द चेंज ऑफ एप्लीकेशन और समथिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आप बहुत प्रॉम्प्ट हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी हम आगे चलेंगे और हम शुरू करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द 3 डिसीजंस जो हमने पढ़े थे। 3 डिसीजन को हमने पढ़ा था इन ब्रीफ। अब हमने उन्हीं 3 डिसीजन में डिटेल में पढ़ा कल regarding the investment decision and the factors. Why is investment decision important and what are the various factors governing the investment decision? Okay, then the next decision that we are going to start now is financing decision. But before starting that, I have received one doubt. Let me just take care of the doubt. So the doubt is there a situation when there is no inflow? Yes, there can be a situation. अगर आपका डिसीजन जो आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो ही गलत है और आपने जो बेनिफिट एक्सपेक्ट किया था कि आपको रिसीव होगा वो नहीं होता है, उस केस में नेहल क्या होगा इनफ्लो, मुझे बताओ। इनफ्लो वुड बी जीरो और नेग्लिजिबल, राइट। So in that case, we can take it that it is a loss-making scenario, and the decision which we have taken after all the analysis has gone wrong. So we are actually incurring a huge cost and a heavy penalty, right, which we have already discussed yesterday. So in that case, in that scenario, the inflow is going to be negligible or zero, which an investment decision, a finance manager would expect that this would not happen and this should not happen, right? Okay, I hope this is all clear and everything is on this, everyone is on the same page. So let's start with the next decision that we have in line today, and we'll be completing the financing and dividend decision both बहुत ध्यान से साथ साथ करते चलेंगे जिससे कि बहुत आसानी से समझ लें, क्योंकि आज आपको इसको करने के बाद मिलेगा असाइनमेंट। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनेंसिंग डिसीजन हम सबको पता है क्या होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डिसाइडिंग अ प्रपोर्शन, अ मिक्स ऑफ the various sources of finance which are available with us. So we have got debt, terms of long-term loan, debentures, and we have got equity, that is equity share capital, retained earnings, preference share capital. So we have all these sources available. Now whatever sources that are available in the long run, हम long run की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। शॉर्ट रन में जो करंट लाइबिलिटीज है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्सेस कहलाती हैं, राइट। तो हमको बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन में ये देखना होता है कि हम किस प्रपोर्शन में हमारे डेट और इक्विटी को मिक्स करेंगे, और ओवरऑल हम बात करें तो किस प्रपोर्शन में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस को मिक्स करेंगे सो एज टू रेज आवर ओवरऑल फाइनेंस which is required for the purpose of investment either in long term or in short term or in both. Okay, so let's read it. It relates to the financing pattern or the proportion of debt and equity, and the proportion in which we are going to mix it is called capital structure. Okay, it is concerned with the decision about how much should be raised from which source, that is determining the precise ratio. Okay, I hope we are all clear with this. Okay, let's move further.
firm needs to have a judicious mix of debt and equity. Judicious mix का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐसा proportion बनाना है अपनी फर्म की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और अपनी फर्म की करंट कंडीशन को देखकर, जिसमें आप कॉस्ट और रिस्क दोनों को बैलेंस करेंगे. कॉस्ट के अंदर हम सबको पता है कि डेट इज कंसिडर्ड एज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस. क्यों? क्योंकि इसको रेज करने के लिए आपको फ्लोटेशन कॉस्ट इतनी नहीं आती जितनी की इक्विटी में आती है, सो दैट मेक्स इक्विटी एक्सपेंसिव. सेकेंडली, डेट को चीपर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि डेट के केस में आपको पे करना होता है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, which will remain fixed irrespective of the profit or loss that has been earned or incurred. तो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो जो उसकी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन बियर करती है in terms of fixed interest is always fixed and it is not going to increase. But in case of equity, जिसका rate of dividend भी fixed नहीं है, it is expected that since they are the owners and the risk bearers, so we are going to pay them more dividend if in case we are generating huge profits, and we are going to pay them less dividend if we are experiencing a decline in the organization, right? So basically dividend आप पे करते हैं, right, to the equity shareholder जिसका कि कोई एक fixed rate नहीं होता. तो ये इक्विटी को ज्यादा कॉस्टली बनाता है as compared to debt. I hope this is clear. Next point is risk. रिस्क किस बात का? रिस्क है क्योंकि कॉस्ट है. अब आप ये देखिए कि फाइनेंशियल जैसे ही हम डेट को यूज करते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट हो जाती है. फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है? वी आर एक्चुअली इनकरिंग एन ऑब्लिगेशन टू पे द फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन टाइम and the repayment of the principal amount that has been given to us, right, and which again has a maturity date to follow. तो जब आप डेट के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं तो आपको ये सारी स्पेसिफाइड डेट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं. और अगर आप डिफॉल्ट करते हैं so you have already given a collateral security, so the money will already can always be recovered by selling off those securities, those hypothecated assets. Okay, तो ये पॉसिबिलिटी होती है सिर्फ डेट के केस में. मगर जब हम बात करते हैं इक्विटी की केस की तो इक्विटी में ये रिस्क नहीं रहता. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ डिविडेंड दे दो, प्रॉफिट नहीं हुआ डिविडेंड कम दे दो, डिविडेंड नहीं दे दो, राइट, दोनों चीजें चल जाती हैं. तो इस केस के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा डेट है वो कंपैरेटिवली रिस्की ज्यादा होता है एंड इक्विटी इज लेस रिस्कियर. ओके, आपने अभी मेरे पास एक सवाल आया है, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन. मैम, इक्विटी में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क होता तो है ना? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वैदिक बच्चे? आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे मुझे. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का से मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसका. देखिए, टू द डिबेंचर होल्डर वी कैन गिव देम दिस ऑप्शन टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी. इक्विटी के पास अपने आपको सिर्फ सेल करने का ऑप्शन होता है. एग्जैक्टली. तो ये आपने सही कहा कि अब अपने ओके जो आपने नेक्स्ट लाइन में बताया है कि मैम शेयर्स को सेल करने वाला पॉइंट. ओके, बिल्कुल सही कहा आपने कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द ओनर्स, राइट, एंड दे हैव गॉट द राइट दैट दे कैन सेल द शेयर्स. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिससैटिस्फाइड है तो आप ऐसी नौबत, ऐसा मौका ही क्यों आने दे रहे हैं कि वो डिससैटिस्फाइड हो जाए? हमने क्या बात की थी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. तो जब हमारा फोकस ही यही है कि हमको हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देना है जिससे कि उसकी आपकी इनकम जो है, जो रेगुलर इनकम है वो बढ़ती रहे, करंट इनकम बढ़ती रहे. सेकेंडली, because of the current income which is increasing every year, the organization share value is also going to increase in the market, so that is also going to lead to the capital appreciation. तो उस केस में ये सवाल ही कहाँ आता है कि कोई अपने इक्विटी शेयर को बेचना चाहेगा, राइट? तो ये सिचुएशन तब आएगी जब आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो साथ ऑब्जेक्टिव आपका है उसको आप फुलफिल नहीं करते, या फिर आप उनको टाइम टू टाइम रिटर्न नहीं पे करते, या फिर
आप उनको जो जिस पॉइंट पे आप उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि you'll be paying them better returns in future by employing or by deployment of your funds, of your retained earnings in a better project which is going to fetch the better earnings in future, जब तक आप ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं वो फुलफिल नहीं करते, तब तक आपके शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं। अगर आप ये सब फुलफिल कर रहे हैं तो आपके शेयर होल्डर्स आपके इक्विटी शेयर्स को बेचना नहीं प्रेफर करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी प्रॉफिटेबल कंपनी के शेयर्स कोई भी नहीं बेचता, राइट। और अगर कोई बेचता भी है तो बेच दे, क्योंकि उसको खरीदने के लिए भी 10 लोग और तैयार होते हैं। तो आप अगर एक ऐसी सिचुएशन में बेच रहे हैं, वैदिक में बात कर रही हूँ, जहां पर एक बुलिश फेज चल रहा है कि मार्केट में आपके शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन द मार्केट, तो आप बेचिए और खरीदने के लिए लोग अवेलेबल हैं, तो आप बेचेंगे, आपको ज्यादा प्राइसेस भी मिलेंगे और लोग खरीद के ले जाएंगे। सो कंपनी इज नॉट गोइंग टू सफर एनी लॉस इन दैट केस। सिचुएशन तो तब बुरी होती है जब आप बेचने के लिए तैयार है मगर खरीदने के लिए कोई है ही नहीं। इट मीन सप्लाई इज देयर एंड डिमांड इज नॉट देयर। उस केस में कंपनी बहुत ही बैड फेस से इफेक्ट होती है, राइट। मतलब इट डिटोरिएट्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। इसीलिए ये सिचुएशन कोशिश करके कंपनी को आने ही नहीं देनी है। आई होप वैदिक दैट आंसर्स योर डाउट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो मैंने कॉस्ट और रिस्क दोनों का ही पॉइंट बता दिया है। अब हम इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं। आई होप दिस इज गोइंग टू बी क्लियर टू ऑल। फर्म नीड्स टू हैव अ जुडिशियस मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, as debt and equity differ significantly in terms of their cost and risk for the firm. Okay, so this is what we all are aware of. Debt involves financial risk. Financial risk जिसको हम financial leverage भी कहते हैं। Okay, and leverage मैं बार बार ये word use कर रही हूँ। Okay, अभी एक और डाउट आया है, मैं इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। मैम, कंपनी लॉस में हुई तो कोई भी खरीदेगा क्यों शेयर्स को? कंपनी लॉस में है, नक्षत्र, और कंपनी हमेशा के लिए लॉस में है। फर्क समझ रहे हैं आप दोनों चीजों में? अगर कंपनी लॉस में है तो वो अपने शेयर्स होल्डर्स को रिटेन्ड अर्निंग्स में से भी डिविडेंड डिक्लेयर करके सेटिस्फाई कर सकती है और उसके शेयर होल्डर्स उसके साथ रुक जाएंगे, राइट। और कंपनी रिकवर करेगी उस पैसे से जो उसके पास अवेलेबल है। मगर अगर कंपनी लॉस में है और लॉस में ही चली जा रही है तो उस केस में तो कंपनी खुद ही टेक ओवर हो जाएगी या खुद ही डाइल्यूट हो जाएगी। उस केस में चिंता किस बात की है? और जब ये सब होगा तो शेयर होल्डर्स को जो मिलना है उनका ड्यू वो मिल ही जाएगा, और अगर कुछ नहीं मिला then that will be a loss that they are going to bear. Okay, I hope that answers your doubt also. Okay, आगे चलते हैं। Debt involves financial risk, जो कि कहते हैं financial leverage. Leverage मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ, अभी मैं आपको एक बार इसका मतलब समझा देती हूँ। लेवरेज का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना किसी भी इफेक्ट को। आप लोग ने सबने फिजिक्स में लीवर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, याद है ना सबको? हमारे पास एक स्टिक होती थी और एक स्टोन होता था, और जब हम उसमें स्टिक में फोर्स लगाते हैं एक तरफ से तो वो स्टोन अपनी जगह से पुश हो जाता है, मूव हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जगह से। तो ये जो हमने पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा? ये हुआ लीवर की वजह से। तो यही कॉन्सेप्ट लेवरेज में भी होता है कि अगर मैं अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज करती हूँ, राइट, तो डेट क्योंकि एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मगर डेट के होने से हमको टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है। इसीलिए जो बाकी बचा पैसा है वो किसको मिला? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो जितना ज्यादा पैसा, यानी कि अप टू 49% अगर मैं डेट के थ्रू रेस कर लेती हूँ तो उस केस में जो मेरी रिटर्न्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे। बिकॉज आपका जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, आपके डेट के होने की वजह से इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट तो वही रहेगा। इंटरेस्ट आपने पे किया, बाकी का प्रॉफिट में से आपने टैक्स पे किया, जो भी बच गया, जो कि ज्यादा प्रॉफिट का सेगमेंट है, वो सब गया किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को गया, उसमें से कितना रिटेन हुआ, कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इट इज इमटेरियल एज ऑफ नाउ। मगर यही कहलाता है लेवरेज। दैट मींस टू increase the benefit which we are giving to the equity shareholders by multifold just because of using debt in the capital structure. और यही चीज इसका उल्टा भी हो जाता है
मतलब ये मल्टीफोल्ड में ही डिसएडवांटेजेस भी हो जाता है अगर हम डेट की जगह सॉरी अगर हम डेट तो यूज कर रहे हैं मगर हमारी अर्निंग्स बढ़ने की जगह रिड्यूस हो रही है तो राइट। तो ये हमारे लिए कहलाता है लेवरेज, और यहाँ इस केस में से कहा जाता है फाइनेंशियल लेवरेज या फाइनेंशियल रिस्क। पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। डेट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क। ओके, अभी मैं इसको पढ़ूंगी आर्यन, फिर आपका डाउट सॉल्व करती हूँ। डेट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क, that is risk of default on the payment of interest on borrowed fund and the repayment of the principal amount, whereas shareholder fund involves no fixed commitment with reference to the payment of return or repayment of capital, right? हम सबको पता है कि डेट के साथ रिस्क होता है कि हमारे जो भी इंटरेस्ट है, जो हमारा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो हमें बियर करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करना है, जबकि इक्विटी के साथ ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन या कमिटमेंट नहीं होती। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी से कि बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डेट वी क्रिएट फाइनेंशियल रिस्क। हायर द रिस्क, मोर इज द रिटर्न, but it will be happening only when with the risk the earning is also growing. अगर अर्निंग्स ग्रो करती है तो रिस्क लेना बिल्कुल बेनिफिशियल रहता है, और अगर अर्निंग्स ग्रो नहीं करती, स्टेबल नहीं रहती और अनस्टेबल होकर नीचे चली जाती है, डिक्लाइन कर जाती है, तो ये रिस्क इट लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है आर्यन का डाउट। अब आर्यन के डाउट है हमारे पास, डिबेंचर होल्डर्स हैव लेवरेज ऑन अस। नहीं, उल्टा लिखेंगे इसे आर्यन, डिबेंचर होल्डर्स वुड नॉट हैव लेवरेज ऑन अस। डिबेंचर होल्डर्स के होने की, डिबेंचर होने की वजह से हमें लेवरेज का बेनिफिट मिलता है। तो लेवरेज मतलब रिस्क है, और रिस्क का बेनिफिट कब मिलेगा? जब आपकी अर्निंग्स बढ़ती हुई होंगी, राइट? और अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है तो उस केस में ये आपके लिए लिक्विडेशन की सिचुएशन क्रिएट करेगा। ओके, आई होप देव इट इज क्लियर। ओके, एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास ज्योत्सना की तरफ से। इज रेजिंग फंड फ्रॉम डेट एंड टेकिंग लोन आर सेम? yes, they are both treated under the debt category only, right? ज्योत्सना बच्चे, अगर आप बात कर रहे हैं डेट की तो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में जो आपके ध्यान में आए, राइट, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक हो, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक हो, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, वो सब आपकी डेट या डिबेंचर हो, वो सब आपकी आती है डेट की कैटेगरी में ही। ओके, आई होप ज्योत्सना बच्चे आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। लक्ष्य, आपका डाउट है मैम अगर अनस्टेबल है अर्निंग तो इक्विटी, मैम अगर अनस्टेबल है तो इक्विटी होगी ना, कोई रिस्क, तो कोई रिस्क कौन लेगा? अगर अर्निंग्स अनस्टेबल है तो आपको इक्विटी को प्रेफर करना चाहिए फंड रेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि डेट के थ्रू आप फंड रेज करेंगे तो आप उसे रीपे कैसे करेंगे? समझ रहे हैं बात? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज, बहुत बढ़िया सवाल पूछा देव आपने। मैम डिबेंचर को पहले पे करते हैं या इक्विटी को? पहले पे किया जाता है हमेशा, हमेशा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, फिर वो आपकी डिबेंचर हो या लोन हो, किसी को भी पे कीजिए बेस्ड ऑन द टाइम दैट यू हैव बोरोड इट फॉर। सेकेंड, इक्विटी कौन है? इक्विटी है आपके ओनर्स। तो रिस्क किसका था बिजनेस करने का? ओनर्स का। तो लॉस कौन बियर करेगा? ओनर्स। तो उस केस में लास्ट में पेमेंट किसको होगी? ओनर्स को। आई होप दिस क्लैरिफाइज योर डाउट। ओके, let's move further. I hope this is clear to everyone. Everybody is has understood whatever this is written on the slide. Okay, so let's move on to the next slide. Okay, and the next slide says cost of debt is lower than the cost of equity because of the lender's risk is lower than the shareholder's risk. Cost of debt is lower, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है और साथ में इसलिए भी वो सस्ता है बिकॉज इक्विटी का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वेयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डेट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके,
अगला पॉइंट पढ़ते हैं. Since lenders are assured of interest, therefore they require a lower rate of return and it is deductible expense for computation of tax liability, whereas dividends are paid after the payment of tax and the rate of dividend is also not fixed. I hope मैंने ये सारा पॉइंट आपको बता दिया है. There is no doubt in this. Okay. There is one more doubt that I have just received. Ma'am, if dividend is paid but still shareholders are not satisfied, तो शेयर होल्डर्स को बोलो कि शेयर्स बेच दे जाकर. ओके नेहल, आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज अनस्टेबल इनकम हमेशा थोड़ी ना रहेगी मैम. ये भी ये भी क्या हुई है. इफ वी कैन पे दैट पर्टिकुलर ईयर इंटरेस्ट सो दैट वी कैन चूज दैट. ओके, रिस्क, तो ये भी तो रिस्क हुआ. ओके, बिल्कुल आपकी इनकम हमेशा अनस्टेबल नहीं रहेगी. ये किसने कहा कि इनकम हमेशा स्टेबल रहेगी. आप बच्चे देखिए, जब आप लोग बात करते हैं ना, आप सिर्फ एक साइड से बात करते हैं, दूसरी साइड का भी देखा कीजिए पॉइंट, कि अगर डिविडेंड अनस्टेबल नहीं, अगर आपका इनकम अनस्टेबल नहीं है तो इनकम हमेशा स्टेबल भी नहीं रहती. अगर आपकी इनकम स्टेबल है और इनकम ग्रोइंग मोड पर है तो आप डेट प्रेफर करेंगे, बिकॉज आपको इस केस में जो फाइनेंशियल रिस्क आप बियर कर रहे हैं आप उसे पे ऑफ कर पाएंगे. सिंपल है, राइट. और ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है और आप फाइनेंशियल रिस्क को बियर नहीं कर सकते हैं, तो आपको किधर से कमिटमेंट नहीं देना है फॉर द पेमेंट ऑफ रिटर्न, वो है इक्विटी. तो आपकी डिपेंडेंसी किस पे हुई, इक्विटी पे, राइट. ओके, नेक्स्ट डाउट. लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन शेयर होल्डर्स रिस्क. कैसे, मुझे बताइए आराध्या. बिजनेस शुरू किसने किया, ओनर ने. अगर बिजनेस शुरू ओनर ने किया तो रिस्क सबसे ज्यादा किसका रहता है बिजनेस में. ये तो हमने 11th में ही पढ़ा था. हु इज द रिस्क बियरर, इट इज द ओनर. तो अगर ओनर का रिस्क सबसे ज्यादा है तो लेंडर का रिस्क क्या उससे कम रहेगा, हाँ या ना. इफ इट इज यस, यू हैव आंसर्ड योर डाउट योरसेल्फ. ओके, आगे चलते हैं. I hope all the doubts that has been posted has been clarified. Anybody still having any doubt? वापस से बताइएगा. Okay. Next is debt is cheaper but more risky for a business. Any default may lead to liquidation of the business. However, the use of equity is almost riskless for the business. पढ़ चुके हैं. The increased use of debt reduces the overall cost of capital but increases the overall financial risk. We are aware, okay, that when we talk about the risk categorization, so risk is higher in case of debt because we are always at risk for payment of interest, whereas in equity there is no such commitment. Whereas when we talk about cost, so cost equity is expensive because equity is not carrying the fixed rate of return, fixed rate of dividend, so we have to pay higher dividend in case of higher profits. And secondly, the cost of flotation that an organization incurs, right, it would make equity further expensive. Okay, लास्ट साइड में उल्टा कुछ नहीं हुआ है आराध्या, उसी बात को बताया जा रहा है, बस ध्यान से पढ़ो. डेट इज चीप, डेट तो चीपर है ही ना, मगर रिस्की होता है. तो अगर डेट को पे करने में आप डिफॉल्ट करते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप हो जाती है, राइट. जबकि ऐसा क्या लास्ट लाइन में डेट लेस रिस्की लिखा है, लेट मी जस्ट चेक. Cost of debt is lower than the cost of equity because the lender's risk is lower than shareholders risk. बात देखो क्या बात की जा रही है आराध्या, डू नॉट कंफ्यूज. यहाँ पे कॉस्ट की बात की जा रही है कि कॉस्ट डेट की कम होती है. क्यों, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है और जो आपके लोग डेट में इन्वेस्ट करते हैं, they are not at risk, we are at risk, the organization is at risk because we have to pay. lenders को क्या रिस्क है, उनको तो जब उनका टाइम होगा पेमेंट का उनको पैसा मिलेगा और मिलना चाहिए. यही तो लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है. ठीक है, ओके. लास्ट स्लाइड में आपने बिजनेस के पॉइंट से लिखा और यहाँ पे आपने लेंडर के पॉइंट से लिखा, इसलिए वो पढ़ के कंफ्यूज हो गई. बहुत बढ़िया आराध्या, इतनी कंफ्यूज मत हो, राइट.
बिजनेस के पॉइंट से भी समझो, लेंडर के पॉइंट से भी समझो। लेंडर के पॉइंट से जब हम समझते हैं तो डेट ये बताता है कि डेट में इन्वेस्ट करना रिस्की नहीं होता, मगर इक्विटी में इन्वेस्ट करती हूँ तो रिस्क होता है या नहीं? होता है। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमको पैसा दे रहा है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि डेट एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी है इन्वेस्टर के लिए, इसीलिए उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड रहता है, एंड दैट मेक्स द डेट एज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। मगर क्योंकि इक्विटी एज एन इन्वेस्टर, ही इज इन्वेस्टिंग इन अ रिस्की एवेन्यू where there is a less chance of repayment of dividend, repayment of return, repayment of principal amount. तो उस केस में क्योंकि वो रिस्क बियर करता है, so what does he want in return? Because he is taking the risk, he want the return, and that rate of return is not fixed, and so is the flotation cost, and that makes equity all the more expensive, right? तो ये जब हमने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, तो हमने ये जाना कि डेट चीप होता है और इक्विटी एक्सपेंसिव होती है। अगली स्लाइड पे ये कहा जा रहा है कि डेट चीप है मगर वो रिस्की है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिस्क रहता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द ऑर्गेनाइजेशन विल डिफॉल्ट, द ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिक्वायर्ड टू शट डाउन, ओके। वेयर एज इक्विटी का क्योंकि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था, तो उस केस की वजह से इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम रिस्की सोर्स होता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एवरीबडी anybody who is still left with any doubt? देव, क्या आप मुझसे आइडिया मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में बात कर रहे हैं अभी? अगर आपने ये बात की है तो आप मुझसे बाद में बात करेंगे। ओके मैम, हमने कल ये पढ़ा था कि डेट इज चीपर बट इट इज रिस्की, तो आज भी तो वही पढ़ा कि डेट इज चीपर बट इट इज रिस्की। आज भी हमारा कॉन्सेप्ट बदला नहीं है। एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? एनीबडी? if it is clear, the session is going to time out now. Let's see where have we reached. Okay, so we are going to now start with factors affecting the financing decision. Anybody having any doubt in the financing decision जो हमने अभी तक पढ़ा डेट और इक्विटी के बारे में? किसी को कोई भी डाउट है? ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं। उन्हीं सब चीजों को कंबाइन करके एक साथ लिखा गया है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोबारा सुनिए इस लेक्चर को, दोबारा पढ़िए इन स्लाइड्स को। देयर इज नो पॉइंट वेयर यू कैन गेट कंफ्यूज्ड, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. If it is clear, so in the next meeting which we are going to conduct just now, let's start with the factors affecting the financing decision. जो पढ़ा जो सुना, अगर सब कुछ क्लियर है तो अभी फैक्टर्स बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। ओके, सो लेट्स कनेक्ट अगेन। थैंक यू एवरीवन।